नमस्कार। कारगिल विजय दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। Today, 26th of July, we celebrate this day as Kargil Vijay Divas to mark India's victory over Pakistan in the 1999 Kargil War. It is also celebrated to honor the sacrifice of the lives of our brave soldiers who martyred for this country to protect this country. This is Nivedita Saini covering today's topic for contemporary issues and current affairs for Siddharth EdTech. Today is 26th of July and as I said, we are celebrating the Kargil Vijay Divas. Today we also celebrate Onam festival and there are many other activities that have begun on 26th of July. So let us see what are the things that we are going to cover today. So this is one of the picture which was posted in The Hindu and I have taken this picture because firstly the person he is mesmerizing the view, he is having a view over the द्रास इन कारगिल डिस्ट्रिक्ट और वो क्या देख रहे हैं, वो अभी जहां पर खड़े हैं वो जगह है लामोचिन माउंटेन। तो हमें इस मोमेंट को तो जरूर अप्रिशिएट करना है जहां पर हमारे ये जो जवान हैं ये बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं उस पर्वत को देखते हुए जहां पर कभी एक वॉर हुई थी और उस वॉर पे हमने विक्ट्री हासिल की थी। सो ये अभी जहां पर प्रेजेंट है वो है लामोचिन माउंटेन। व्हाट इज इट? लामोचिन माउंटेन। तो ये क्वेश्चन अगर कभी बाय चांस पूछा जाता है कि लामोचिन माउंटेन, प्री में ये सवाल आ सकता है, आपको मैच करना होगा कहाँ है। सो इट इज इन कारगिल। और कहाँ पर है कारगिल? इट इज इन लद्दाख। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि जब से लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर दोनों को ही सेपरेट टेरिटरीज बना दिया गया है, कारगिल जिसे हम पहले काउंट करते थे जम्मू कश्मीर में, सो नाउ वी विल से इट इज इन लद्दाख। द्रास आप देख सकते हैं यहीं पर कारगिल के ही पास में है, जम्मू कश्मीर की बॉर्डर से थोड़ा पास में है द्रास। ठीक है, दिस इज ऑल। दिस वॉज जस्ट अ वन लाइनर थिंग फॉर यू पीपल। सी द हिंदू में डेली किसी ना किसी टॉपिक पर क्विज आता है। जो भी टॉपिक चर्चा में होता है या फिर जो भी कुछ रेलिवेंट चीजें होती है उस पर्टिकुलर डे से रिलेटेड, उस डे का क्विज आता है। जब भी आपको ये लगे कि हाँ ये क्विज जो है वो हमारे लिए यूजफुल हो सकता है, यू शुड ट्राई टू सॉल्व इट। इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स सर्च करिए, आपकी जनरल नॉलेज भी इससे इम्प्रूव होगी, प्लस आपको काफी ज्यादा कंटेंट जो है वो इंटरव्यू पर्सपेक्ट से भी मिल जाएगा। सो आई हैव टेकन दिस एज अ रेफरेंस कि आप इस चीज को यूज करिए। देखिए कितने अच्छे क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं कि एक बायोग्राफी थी द टाइगर ऑफ द्रास, तो पूछा गया है कि किस महावीर चक्र अवॉर्डी के लिखी गई है। ठीक है, तो इस तरीके से काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। तो आज कारगिल विजय दिवस है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछे गए हैं। प्लीज गिव इट अ ट्राई एंड ट्राई टू सॉल्व दिस थिंग। नेक्स्ट वी आर मूविंग टूवर्ड्स, दिस इज एन आर्टिकल वेयर दे से कि जो केआरएस डैम है वहां पर बहुत ज्यादा जो पानी है उसे रिलीज करेंगे उस डैम से, सो मे बी इट कैन कॉज अ सिचुएशन ऑफ फ्लड। तो हम इस टॉपिक से क्या क्या स्टडी करेंगे। फर्स्टली व्हाट इज केआरएस डैम? तो केआरएस एक एक्रोनीम है, उसका पूरा नाम क्या है? कृष्ण राज सागर डैम। तो हमें पता होना चाहिए ये डैम कहाँ पर है, किस नदी पे है, जिस नदी की बात हो रही है उस रिवर के बारे में भी हमें सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सो लेट अस स्टडी व्हाट दिस इज अबाउट। सी दिस डैम इज लोकेटेड ऑन कावेरी रिवर। ठीक है, पिछली कुछ क्लासेस में हमने और भी रिवर्स डिस्कस की थी, तो वहां पर हमने देखा था रिवर कृष्णा को डिटेल में। तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं रिवर कावेरी को डिटेल में। इसी तरीके से जब जब आर्टिकल्स आएंगे हमारी ऑलमोस्ट इंडिया की सारी मेजर रिवर्स जो है वो कवर हो चुकी होगी। तो देखिए सबसे पहले हमें समझना है कि हम कौन से रिवर की बात कर रहे हैं। तो अगर हम कृष्ण राज सागर डैम की बात करें तो ये कहाँ सिचुएटेड है? दिस इज सिचुएटेड ऑन कावेरी रिवर। ऑलराइट, तो कावेरी रिवर कहाँ से है? देखिए कर्नाटका से स्टार्ट होती है, तमिलनाडु की तरफ जाती है, पुडुचेरी में भी जाती है और लास्टली इसके दो माउथ्स के थ्रू, ठीक है, इसके हम कहेंगे दो माउथ है, इसके थ्रू ये ड्रेन करेगी कहाँ पर?
बे ऑफ बंगाल में ये ड्रेन करेगी। ठीक है, अब हमें ये चीज समझनी होगी, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी हम किसी रिवर को स्टडी कर रहे हैं तो उसके कुछ एस्पेक्ट्स है जो हमें हमेशा याद होने चाहिए, जो है उसका ओरिजिन, वो ड्रेन कहाँ पे करती है, कौन से स्टेट्स को क्रॉस करती है, और उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट कावेरी, तो कावेरी के ओरिजिन को अगर हम देखें, इट स्टार्ट्स फ्रॉम ताल कावेरी। Now, where is this Tal Kaveri situated? It is on the ब्रह्मगिरी हिल्स। कहां पर है? ब्रह्मगिरी हिल्स में। Now, this is in कोडागु डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। मैंने उसका पूरा पता आपको दे दिया है, आप कभी भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, द होल एड्रेस हैज बीन प्रोवाइडेड टू यू। तो कहाँ से ओरिजिन हो रही है कावेरी रिवर? ताल कावेरी से। सिमिलर साउंडिंग नाम है तो यहाँ डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। ताल कावेरी कहाँ पे है? ब्रह्मगिरी हिल्स पर लोकेटेड है। ब्रह्मगिरी हिल्स कहाँ पर है? कर्नाटका के कोडागु डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ये तो हमने बताया कि यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। मैंने पहले ही आपको क्लियर किया कि ये ड्रेन कहाँ पे करती है? अरेबियन सी में करती है, और इसके क्या है? दो माउथ है, तो ये लास्ट में स्प्लिट हो जाती है और स्प्लिट होकर ये अरेबियन सी में ड्रेन होती है। ठीक है, इतनी चीजें सभी को क्लियर है। इस रिवर के और भी कुछ नाम है, कुछ पॉपुलर नेम जो हम दे देते हैं, तो वो क्या है? दक्षिण गंगा, क्योंकि ये साउथ में है तो हम इसे कहते हैं दक्षिण गंगा, और वी कैन कॉल इट एज गंगा ऑफ द साउथ इन इंग्लिश। ठीक है, दोनों ही कावेरी के नाम है। पूछा जा सकता है कि दक्षिण गंगा कौन सी रिवर है? इट इज कावेरी। इसी तरीके से और भी नाम होते हैं जहां पर हम गंगा से कंपेयर करते हैं। एक रिवर है जिसे कहा जाता है गुप्त गंगा। सो फाइंड आउट, दिस इज योर टास्क ऑफ द डे। आपको पता लगाना है कि गुप्त गंगा कौन सी रिवर को कहा जाता है। ऑलराइट, so now let us move forward and we will see the tributaries of Kaveri. We will see the tributaries. All right. तो मैंने आपको एक पैटर्न बताया था कि हमें कभी भी लर्न करना है। वी विल फर्स्ट ड्रॉ द रिवर। दिस इज रिवर कावेरी। ठीक है, फ्लो मैंने उसी की डायरेक्शन में बनाया है। नाउ वी हैव टू नो द ट्रिब्यूटरीज। तो आपको क्लियर मैंने ये चीज बताई थी कि कौन सी लेफ्ट बैंक होती है और कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होती है। ठीक है, क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी कावेरी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, सो जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है, यू हैव टू कंसीडर योर फेस इज इन दैट डायरेक्शन एंड देन यू हैव टू सी द वन साइड दैट इज ऑन योर लेफ्ट विल बी द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, और जो आपके राइट में है वो क्या कहलाएगी? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। दिस इज अ थंब रूल, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज है। ऑलराइट, सो वी विल स्टार्ट विथ द फर्स्ट वन इज हेमवती। द फर्स्ट वन इज हेमवती। ठीक है, देखिए ये सारी रिवर्स जो है बहुत ही सिंपल है। आपको हो सकता है शुरू शुरू में जो नाम है वो कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे, एक बार रीड करोगे थोड़ा अजीब सा साउंड करेगा, दूसरी बार रीड करोगे आप थोड़ा फेमिलियर लगेगा, तीसरी चौथी बार में आपको ये सभी नाम जो है वो याद हो जाएंगे। तो ये जो है वो बहुत ही बेसिक रिपीटेशन से आप इसको लर्न कर सकते हो। इट इज नॉट दैट मच ऑफ डिफिकल्ट। ओके, सो गिव इट अ ट्राई, लर्न करने की कोशिश करिए। ये कभी मत सोचिए कि मुझे ऐसे नाम याद नहीं रहते, आपको याद रखने होंगे। इफ यू वांट टू क्लियर द एग्जाम, इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स, तो आपको याद तो रखने ही होंगे। सो इट इज बेटर दैट यू रिवाइज अलॉन्ग विद मी। मैं आपको 2-3 बार इसे रिवाइज करवाऊंगी, और इसके बाद भी आपको डेली ये हैबिट रखनी है कि क्लास खत्म होने के बाद जो भी नोट्स आपने बनाई है उसे आप देखिए। हो सके तो रात को सोने से पहले अपनी नोट्स को विद इन 30 मिनट्स, जो भी आपने पूरे दिन में पढ़ाई की है, जो भी नोट्स बनाई हैं, सो विद इन 30 मिनट्स आपको उसे एक बार रिवाइज करना है। सिर्फ आपको उसे स्कैन करना है, सो योर mind will try to retain all the information. All right, so the first one is Hemvati, another is Shimsha. What is the name? Shimsha. All right, Hemvati, Shimsha. Then the third one is
अर्कावती. What is it? अर्कावती. The name is अर्कावती. रिपीट कर रही हूं, हेमवती, शिमशा, थर्ड वन इज अर्कावती. ऑलराइट. अब ये जो फोर्थ नाम आ रहा है थोड़ा सा टिपिकल है, बट यू विल रिमेंबर इट. इट इज कॉल्ड एज तुरु नानानी पोट्टई. ऑलराइट. व्हाट इज द नेम? इट इज तुरु नानानी पोट्टई. फिर से रिपीट कर रही हूं. लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम हेमवती, शिमशा, अर्कावती एंड द फोर्थ वन इज तुरु नानानी पोट्टई. क्लियर? आई होप सभी को इतनी ट्रिब्यूटरीज याद हो चुकी होगी. लेट अस मूव टू द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज. तो देखिए, मैंने ये चीज पहले भी बताई थी कि आपको ये सीक्वेंस भी पता होना चाहिए कि इनके बीच में है, इनके आगे है या पीछे है. ठीक है, कहां पर मिल रही है, ये भी आपको बातें क्लियर होनी चाहिए. सो अब मैं आपको जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज बता रही हूं, इसमें से 3 ऐसी है जो हेमवती और शिमशा के बीच में आएंगी. ठीक है, 3 रिवर्स कैसे आएगी, इनके बीच में आएंगी. ये सीक्वेंस भी आपको पता होना चाहिए. सो द फर्स्ट वन इज लक्ष्मण तीर्थ. द फर्स्ट वन इज लक्ष्मण तीर्थ. नाम इजी है, लक्ष्मण से आप याद रख सकते हैं, लक्ष्मण तीर्थ. देन वी हैव, इसको आप काबिनी बोल सकते हो, कबानी बोल सकते हो, बहुत ही डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस है, अलग अलग है, बट यू हैव टू रिमेंबर इट. आई यूजुअली कॉल इट काबानी. ओके, तो जैसा आपका प्रोनाउंसिएशन है आप इसे बोल सकते हैं. देन वी हैव स्वर्णवती. व्हाट इज द नेम? स्वर्णवती. देखिए, स्वर्ण से बहुत सारी नदियों के नाम हैं. बहुत सारी नदियां हैं जिनके नाम सिमिलर साउंड करते हैं. स्वर्णवती है, सुबर्णश्री है. कई बार सुनने में हमें लगता है सिमिलर है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं. तो ये डिफ्रेंसिएशन भी आपको क्लियर पहले से ही रखना होगा कि कहाँ पर कौन सी नदी की बात हो रही है. तो जो मैंने 3 ट्रिब्यूटरीज आपको बताई, हेमवती और शिमशा के बीच में जो है राइट साइड ट्रिब्यूटरीज, वो है लक्ष्मण तीर्थ, कबानी एंड द थर्ड वन इज स्वर्णवती. ऑलराइट, इतनी आई होप सभी को याद हो गई होगी. इसके आगे जब हम बात करेंगे तो अर्कावती के बाद आएगी. इसके आगे जो 2 रिवर्स है वो कहाँ आएगी? अर्कावती के बाद. दोनों ही नाम आपने सुने होंगे. द फर्स्ट वन इज भवानी सागर. व्हाट इज इट? भवानी सागर. एंड द सेकेंड वन इज नोइल. नोइल काफी पॉपुलर है, चर्चा में भी रहती है. ठीक है, तो इसकी भी न्यूज जो है वो आप रिपीटेडली देखेंगे कि आती रहती है, कहीं ना कहीं आपको पढ़ने को मिलेगा नोइल के बारे में. तो कौन सी ट्रिब्यूटरीज हो गई? भवानी सागर एंड नोइल. लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर आती है जो तुरु नानानी पोट्टई की थोड़ी आगे है, उसे हम कहते हैं अमरावती. क्या है रिवर का नाम? अमरावती. So this is one of the important rivers, अमरावती. अब यहीं पर हमें समझना है कि अमरावती की भी अपनी एक ट्रिब्यूटरी है. कौन सी ट्रिब्यूटरी है? सनमुक्ता. द ट्रिब्यूटरी इज सनमुक्ता. एक बार आप सभी इसे ड्रॉ कर लीजिए. मैं थोड़ा स्क्रीन से साइड आ गई हूँ सो दैट यू कैन हैव अ क्लियर पिक्चर ऑफ दिस. आई एम रिपीटिंग द नेम्स. ट्रिब्यूटरीज की हम बात कर रहे थे, कावेरी रिवर की. सो द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आर हेमवती, शिमशा, अर्कावती एंड तुरु नानानी पोट्टई. राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें, सो द फर्स्ट वन इज लक्ष्मण तीर्थ, कबानी, स्वर्णवती. देन वी हैव भवानी सागर, नोइल, अमरावती. अमरावती की अपनी खुद की भी एक ट्रिब्यूटरी है जिसे हम कहते हैं सनमुक्ता. अब इसमें से जो बात हमें समझनी है एक और, वो ये है कि कौन सी ट्रिब्यूटरीज किन किन स्टेट्स से है. तो हेमवती कर्नाटका, शिमशा कर्नाटका, अर्कावती भी कर्नाटका. ठीक है,
ये 3 क्लियर है। अब जो लास्ट है तुरुननानी पोट्टई, तो थोड़ा आप नाम से भी इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कहाँ से है। सो दिस इज फ्रॉम तमिलनाडु। फ्रॉम से बेसिकली मेरा मतलब है कि ये फ्लो कर रही है तमिलनाडु में, ठीक है, वहीं से ये मिल रही है कावेरी से। ऑलराइट, स्टेट्स भी आपको पता होने चाहिए कि कौन सी ट्रिब्यूटरी कहाँ से आ रही है। सो देन वी टॉक अबाउट दिस 3 ट्रिब्यूटरीज। सो दे आर ऑल्सो फ्रॉम कर्नाटका। ऑलराइट, मैंने टॉक अबाउट भवानी सागर। तो भवानी सागर जो है उसका फ्लो है कर्नाटका प्लस तमिलनाडु दोनों में है, ठीक है। भवानी सागर दोनों स्टेट्स से जा रही है। नोएल जो है वो एक्सक्लूसिवली कहाँ है, तमिलनाडु में है। एंड इसी के साथ हमें ये भी पता चल जाता है कि अगर नोएल तमिलनाडु में तो उसकी जो नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी है वो भी कहाँ है, तमिलनाडु में है, ठीक है। So I have given you a detailed explanation of this tributaries of Kaveri river. ये सभी आपको बाय हार्ट याद हो जानी चाहिए। आज क्लास खत्म करने के बाद में मैं दोबारा से एक बार आपको इसका रिवीजन करवाऊंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें देखना है कि डैम्स ऑन कावेरी रिवर कौन कौन से हैं। डैम्स हो सकता है डायरेक्टली मेन रिवर पे हो या हो सकता है उसके ट्रिब्यूटरीज पे हो। सो लेट अस फाइंड आउट विच आर द पॉपुलर डैम्स ऑन कावेरी रिवर। तो सबसे पहले हमें से ये जितने भी आपको रेड लाइंस दिख रही है ये सभी डैम है, ठीक है। पर हम सारे डैम्स की चर्चा नहीं करेंगे, केवल उनकी करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ये न्यूज में रहते हैं। So we are starting from this point. Here the dam is located which is called as हेमवती। अब आपको नाम से क्लियर होगा, हेमवती डैम है, कहाँ पे होगा ये, हेमवती रिवर पे है, जो क्या है, कावेरी की एक ट्रिब्यूटरी है। Then over here we have कृष्णराज सागर डैम, इसी की चर्चा हो रही थी, न्यूज आर्टिकल इसी के बारे में था। सो नाउ यू हैव द लोकेशन ऑन मैप। ऑलराइट, थोड़ा यहां से नीचे आते हैं, यहां आपको मिलेगी काबिनी डैम। तो ये भी कहाँ है, ट्रिब्यूटरी का नाम है डायरेक्टली। आगे आते हैं, यहां आपको मिलेगा मेट्टूर डैम, काफी चर्चा में रहता है। एंड ओवर हियर वी हैव ग्रैंड एनीकट, वी हैव ग्रैंड एनीकट, ठीक है। तो ये सभी डैम्स जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सभी न्यूज में रहते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि जहाँ पे पूछा जाता है कि आपको मैच करना है कौन सा डैम किस रिवर पे है या फिर वो किस स्टेट में लोकेटेड है। इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। इसके अलावा हो सकता है ये भी पूछा जा सकता है कि आपको इन्हें अरेंज करना है, मे बी नॉर्थ टू साउथ और मे बी वेस्ट टू ईस्ट, किसी भी डायरेक्शन में आपको अरेंज करने के लिए कह सकते हैं, ठीक है। अब एक बार मैं आपको कुछ और चीजें भी इस आर्टिकल के बारे में बताना चाहती हूँ। तो सो वी आर गोइंग बैक अगेन। तो आर्टिकल में डैम की चर्चा हुई थी, साथ ही में एक और बात कही गई है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज रिगार्डिंग रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी। तो क्या कहा गया है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये नोटिस दिया है कि इस बर्ड सेंचुरी को थोड़े समय तक क्लोज किया जाएगा विजिटर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर अभी बाढ़ की संभावना है इस वजह से। तो क्योंकि इसका जिक्र हुआ है इस आर्टिकल में, सो वी शेल ऑल्सो डिस्कस दिस रंगनाथिट्टू सेंचुरी, ठीक है। मैं यहीं पर आपके लिए डिस्कस कर रही हूँ। व्हाट इज द नेम, रंगनाथिट्टू। ऑलराइट, व्हाट इज दिस, दिस इज अ बर्ड सेंचुरी। Now the important fact that you must know is this bird sanctuary was the only Ramsar site in Karnataka until, ठीक है। तो ओनली से ये भी अनुमान लगाया जा सकता है दिस वॉज द फर्स्ट रामसर साइट, कहाँ की, मैं इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, मैं क्या बात कर रही हूँ, कर्नाटका की, ठीक है। कहाँ की फर्स्ट रामसर साइट थी ये, कर्नाटका की पहली रामसर साइट थी। और काफी समय तक ये केवल एक ही रामसर साइट थी जो कर्नाटका में प्रेजेंट थी। बट रिसेंटली जब लास्ट रामसर साइट्स ऐड हुई थी उनमें से 3 रामसर साइट्स और कर्नाटका में ऐड हुई है। तो यहीं से हम इस टॉपिक को भी कवर कर रहे हैं कि कर्नाटका की रामसर साइट्स कौन सी है। देखिए कितना वेल कनेक्टेड आर्टिकल है।
आर्टिकल था एक डैम के बारे में, जहां से हमने क्या क्या स्टडी किया, डैम्स ऑन द रिवर हमने स्टडी किया, डैम्स प्रेजेंट ऑन कावेरी रिवर, कावेरी रिवर की पूरी ट्रिब्यूटरीज हमने स्टडी कर ली। वी आर स्टडिंग अबाउट द रंगनाथीतू बर्ड सेंचुरी इन डिटेल। Other than that, we are covering the Ramsar sites that are present in Karnataka. So this is how you have to wholesomely prepare your notes for the examination. ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसके अलावा जो कर्नाटका में हमें देखने को मिल रही है, which are the other ones. I am decreasing it. Alright. तो इसके अलावा जो हमें दूसरी देखने को मिल रही है वो है अगा निशिनी एस्चुरी. Okay, so this was the first, this is the second. Other than that, we have another bird conservation reserve. We have another bird conservation reserve which is Ankasa Mudra. What is this? Bird conservation reserve. All right. कौन कौन सी देखी हमने? रंगनाथीतू बर्ड सेंचुरी, वी सॉ अघानिशी एस्चुरी, वी सॉ अंकासा मुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, एंड द लास्ट वन वी हैव इज मागड़ी केरे. वी हैव मागड़ी केरे कंजर्वेशन रिजर्व. Alright, so these are the 4 Ramsar sites present in Karnataka. पहले तो सिर्फ एक थी रंगनाथीतू, but now what we have some other Ramsar sites as well. ठीक है, बाकी सभी रामसर साइट्स को भी हम धीरे धीरे कवर करेंगे. नाउ लेट अस डिस्कस समथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर सेंचुरी. तो ये किसके लिए पॉपुलर है? ठीक है, ये सेंचुरी पे अगर हम चर्चा करें तो बर्ड सेंचुरी है, वहां पर बर्ड्स होगी काफी ज्यादा मात्रा में. तो कौन सा बर्ड है जो काफी स्पेशल है यहाँ पर? वो है ये. व्हाट इज दिस? दिस इज नोन एज स्पॉट बिल्ड पेलिकन. व्हाट इज दिस? दिस इज नोन एज स्पॉट बिल्ड पेलिकन. पिक्चर्स इसीलिए इंक्लूड की है कि आप विजुअलाइज भी कर सके साथ में. अगर आपको क्लियरली भी नहीं दिख रहा है तो आप इसको सर्च करिए गूगल इमेजेस में जाकर. यू शुड नो कि आप जो पढ़ रहे हैं जिस चीज को वो कैसा दिखाई देता है. सो दिस इज स्पॉट बिल्ड पेलिकन. एंड व्हाई इज इट फेमस? बिकॉज पूरे वर्ल्ड में अप्रोक्सीमेटली 17,000 इनकी पॉपुलेशन है, जिसमें से 1% प्रेजेंट है इस सेंचुरी में. ठीक है, 17,000 पॉपुलेशन है जिसमें से 1% लगभग इस अकेली एक सेंचुरी में प्रेजेंट है. अदर देन दैट, इसके अलावा और भी जो बर्ड्स है प्रेजेंट वो है पेंटेड स्टॉर्क. क्या है? पेंटेड स्टॉर्क. एंड वी ऑल्सो हैव मगर क्रोकोडाइल्स. मगर क्रोकोडाइल को भी हमने डिटेल में स्टडी किया था. सो दीज आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस सेंचुरी. एम आई क्लियर? देखिए, हमने क्या क्या बात की थी? कावेरी रिवर की बात की थी. Then we discussed the dams on Kaveri river. Then we discussed there is a sanctuary that is called as bird sanctuary which is located near Krishnaraj Sagar Dam. तो chances क्या थे कि जो flood था, possibility थी that it would reach this sanctuary also. तो सभी visitors को बचाने के लिए पहले ही उसे close कर दिया गया so that the people can be saved. उसके साथ साथ हमने डिस्कस किया और दूसरी कौन सी रामसर साइट्स है जो कर्नाटका में प्रेजेंट है. हमने ये स्टडी किया कि कौन से बर्ड्स है, एनिमल्स है जो इस बर्ड सेंचुरी में प्रेजेंट है. मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट आर्टिकल. ओके, सो व्हाट आर दे डूइंग? दे आर डूइंग व्हिच इज कॉल्ड एज फ्यूमिगेशन. क्या कर रहे हैं ये? फ्यूमिगेशन कर रहे हैं. अब क्या होता है फ्यूमिगेशन? तो इसे आपको समझना है. आप पिक्चर से थोड़ा समझ पा रहे हो कि ये धुआं फैला रहे हैं, किस चीज के लिए किया जाता है ऐसा धुआं, नोइंगली कब फैलाया जाता है?
जब हमें मच्छरों को या मक्खियों को या दूसरे जीव जंतु, ऐसे इंसेक्ट्स जो बीमारियां फैला रहे हैं, उन्हें हमें हटाना होता है या फिर उन्हें मारना होता है, उनका खात्मा करना होता है। ठीक है। सो फ्यूमिगेशन इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग केमिकल स्मोक। क्या करते हैं हम फ्यूमिगेशन में? वी यूज केमिकल स्मोक एंड वी यूज इट टू किल पेस्ट, इंसेक्ट्स और मे बी वी कैन ऑल्सो से रोडेंट्स। ठीक है। कई बार जब कहीं पर चूहे भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उनके लिए भी हम ऐसे फ्यूमिगेशन का यूज़ करते हैं। किसी के घरों में अगर टर्माइट्स हो जाती है, दीमक लग जाती है, ठीक है, जहाँ पर लकड़ी का फर्नीचर ज़्यादा है वहाँ पर क्या हो सकता है? दीमक लग जाती है। तो ऐसी जगहों पे भी फ्यूमिगेशन किया जा सकता है। बट अब यहीं पर एक और बात है, जैसे ये एग्जाम्पल किसके लिए था? दिस इज टू कंट्रोल डेंगी। ठीक है। ये कहाँ पर हो रहा था? बेंगलुरु में हो रहा था। ये फ्यूमिगेशन प्रोसेस किस लिए हो रहा था? ताकि डेंगी के मच्छरों पे कंट्रोल किया जा सके। पर अब गलती क्या हो जाती है? काफी पॉपुलर मीम है, बहुत ज्यादा आया था और आप देख पा रहे हो। तो ये जो मच्छर है ये एग्जैक्टली कहाँ बैठा है? इट इज सिटिंग ऑन द नोजल ऑफ अ मॉस्किटो रिपेलेंट स्प्रे। ये मच्छर कहाँ बैठा है? मॉस्किटो रिपेलेंट स्प्रे के नोजल पे बैठा है। तो आप देखिए, इसे नोजल पे बैठे होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? बिकॉज दे हैव डेवलप्ड रेजिस्टेंस। तो जो टॉपिक मैं आपके साथ कोरिलेट करने जा रही हूँ वो ये है कि हम सभी ये तो जानते हैं कि फ्यूमिगेशन क्या होता है। हमें पता है कि हाँ चलो ये फ्यूमिगेशन के लिए आई है, एक कार आती है, लोग स्प्रे कर रहे होते हैं, तो हम सभी खिड़की दरवाजे जो है उसे ओपन कर देते हैं ताकि वो स्प्रे हमारे घरों में भी एंटर हो और घर के मच्छर जो है वो भी मर जाए। वी ऑल डू दैट। पर क्या हम ये जानते हैं कि वो क्या स्प्रे कर रहे हैं? व्हाट इज द मटेरियल दैट दे आर यूजिंग? एग्जैक्टली कौन सा केमिकल है जो वो ये यूज कर रहे हैं? सो इनिशियली हम जो यूज करते थे वो था मेलाथियोन। क्या यूज करते थे हम इनिशियली? मेलाथियोन। ठीक है। The chemical that we used was malathion. But what happened? Over the time, the mosquitoes have developed resistance. जैसे कि होता है ना, आप में भी रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। बार बार कोई पर्टिकुलर दवाई ले रहे हो, एंटीबायोटिक्स अगर आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो क्या होता है कि बॉडी को उसकी आदत हो जाती है, फिर उस पर्टिकुलर दवाई का असर खत्म होने लग जाता है, फिर हमारे लिए वो जस्ट एक नॉर्मल थिंग है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली मच्छरों के साथ भी क्या हो रहा है, जब हमने इनिशियली ये मेलाथियोन यूज किया तो तब तो मच्छर मर जाते थे, बट हमने ये स्प्रे रिपीटेडली इतनी बार यूज कर लिया कि मच्छरों ने इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया। और अब हम जो केमिकल यूज करते हैं वो कौन सा है? द केमिकल दैट वी यूज एट प्रेजेंट इज पायरेथ्रिन। व्हाट इज इट? पायरेथ्रिन। दिस इज द केमिकल दैट वी यूज। तो कभी अगर आपसे पूछा जाए कि फॉगिंग जो की जाती है मच्छरों को भगाने के लिए, उस फॉगिंग में कौन सा केमिकल यूज होता है? वी यूज पायरेथ्रिन। मेलाथियोन इज नॉट यूज नाउ। Certain municipal corporations they are still using this malathion. We don't know why. हो सकते हैं उनके पास स्टॉक रखा है and they have to use it. और मे बी दे आर नॉट वेल अवेयर कि अब हमें कौन सा केमिकल यूज करना चाहिए। ऑलराइट। अब इसे यूज कैसे किया जाता है? क्या हम डायरेक्टली स्प्रे करते हैं? नो, वी डाइल्यूट इट। तो इसे या तो पानी या फिर ऑयल में डाइल्यूट किया जा सकता है एंड देन दे स्प्रेड इट इन द स्ट्रीट्स। ऐसी जगहों पे स्पेशली स्प्रे किया जाता है जहां पर मॉस्किटो के पैदा होने की संभावना ज़्यादा है, जैसे कि स्टैग्नेंट वाटर है। अगर आप कूलर का यूज़ नहीं कर रहे बट कूलर में पानी भरा हुआ है तो वहाँ पर भी मच्छर पैदा हो सकते हैं। अगर आपके छतों पर ऐसे गमले रखे गए हैं जिनमें पानी भरा रहता है, ड्रेन नहीं होता, तो उनमें भी मच्छर अपने अंडे दे सकते हैं, नए मच्छर वहां से भी पैदा हो सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग ऑन टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट आर्टिकल फॉर टुडे। दिस इज रिगार्डिंग ओनम। This is regarding celebration of Onam. It is a festival that is popularly celebrated in Kerala. तो यहाँ से भी मुझे दो तीन चीज़ें हैं जो आपको इस पर्टिकुलर इमेज से एक्सप्लेन करनी है। तो पहले हम इसका कल्चरल एस्पेक्ट देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इन्होंने एक
बोट कंस्ट्रक्ट की है, इसे हम कहते हैं स्नेक बोट। इसका शेप देखिए कुछ ऐसा होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, स्नेक बोट कहा जाता है। अब इस स्नेक बोट का नाम इनकी लैंग्वेज में क्या है, पलियोडोम। इट इज कॉल्ड एज पलियोडोम। ये वर्ड आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, इट इज फॉर योर इंफॉर्मेशन। आप स्नेक बोट याद रख सकते हैं। सो यूजुअली व्हाट हैपेंस, ओणम इज सच अ फेस्टिवल जहाँ पर बहुत सारे इंटरेस्टिंग गेम्स भी खेली जाती है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी होती है, कल्चरल एक्टिविटीज भी होती है। इट इज फुल ऑफ मेस्मराइजिंग व्यू। ठीक है, आपको इतना कुछ देखने को मिलेगा अगर आप केरला में ओणम के दौरान जाते हैं। स्ट्रीट्स पर आपको रंगोली देखने को मिलेगी, जितने भी मंदिर है वो आपको फूलों से सजे हुए दिखाई देंगे। एंड पीपल दे वेयर सच ब्यूटीफुल साड़ीज। जितने भी मैन है वो धोती में और एक अपनी जो शर्ट है, प्लस दे हैव समथिंग दैट दे कीप ऑन देयर शोल्डर, अ पीस ऑफ क्लॉथ, एंड एवरीवन लुक्स जस्ट सो ब्यूटीफुल ऑन दिस पर्टिकुलर डे। तो सेलिब्रेशन किस चीज का हो रहा है, हम इसे भी थोड़ा समझते हैं। देखिए, ओणम सेलिब्रेट करने के दो रीजन है। एक जो हम सभी जानते हैं कि वी कॉल इट द फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्ट, कि जितना भी हार्वेस्ट हमने किया है उसे कलेक्ट किया जाता है, एंड वी आर थैंकफुल टू द गॉड कि इतनी अच्छी हमारी इस बार जो है खेती हुई है। तो दिस इज व्हाट वी आर सेलिब्रेटिंग, वी आर सेलिब्रेटिंग अ गुड हार्वेस्ट। तो ओणम जो है वो एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। बट इसी के साथ में ओणम की एक मिथिकल स्टोरी भी है। भारत में जितने भी त्योहार हैं उन सब के पीछे कोई ना कोई मिथिकल स्टोरी है जिसे हम सब मानते हैं, उसमें विश्वास करते हैं। सो आई थॉट व्हाई नॉट शेयर दिस लिटिल स्टोरी विद यू पीपल एज वेल। तो ओणम की जो छोटी सी स्टोरी है वो ऐसी है कि केरल में जो पुराना केरल हुआ करता था वहां पर राज करते थे किंग महाबली। ठीक है, उनका क्या नाम था, महाबली, या उन्हें मावेली के नाम से भी जाना जाता था। तो ये एक बहुत ही उदारवादी राजा थे। इनके राज में केरल में जो है बहुत ही समृद्धि आई। हमेशा जितने भी खेत है वो लहराते रहते थे फसलों से, लोग बहुत सुख शांति से रहते थे। अब हुआ ये कि जो महाबली हैं ये असल में थे एक राक्षस। ठीक है, ही वॉज फ्रॉम द डेमन क्लैन। राक्षस थे, बट उनके जितने भी कर्म थे वो देखे गए तो किसी देवता समान ही माने जाएंगे। तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि आतंक फैलाया हो, बट उन्होंने अपनी प्रजा की हमेशा रक्षा की है और उनके सुख समृद्धि का ध्यान रखा है। सो वॉट हैपेंड ओवर द टाइम, जब ये सभी चीजें देवताओं ने देखी तो उन्हें भी थोड़ी सी ईर्ष्या हुई। ईर्ष्या इस बात की हुई कि कैसे एक दानव, या हम कह सकते हैं कैसे एक राक्षस इतने अच्छे से प्रजा का ध्यान रख रहा है और वो प्रजा भी उन्हें पूजने लग गई है। तो हाँ, देवताओं को भी थोड़ी सी ईर्ष्या तो हुई इस बात पर। तो सभी देवता चले गए भगवान विष्णु के पास में और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप एक बार जाइए और राजा महाबली से मिलिए। देवताओं को लगा कि विष्णु जी जब वहां जाएंगे तो हो सकता है किसी चीज पर क्रोधित होकर वो उन्हें कोई श्राप दे देंगे। बट वॉट इवेंचुअली हैपेंड, विष्णु जी धरती पर प्रकट हुए और उन्होंने अवतार लिया एक वामन का। वामन का यहाँ पर अर्थ है एक बौने इंसान का रूप लिया। वो चले गए राजा महाबली के पास और उन्होंने कहा कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। अब महाबली जी तो थे उदारवादी, तो उन्होंने कहा कि हाँ मांगिए, आपको जो भी चाहिए मैं उसे अवश्य दूंगा। अब वामन ने क्या मांगा कि मुझे सिर्फ इतनी जमीन चाहिए कि जिस पर मैं अपने 3 कदम रख सकूं, यानी कि मैं 3 कदम चल सकूं, बस इतनी सी जमीन का हिस्सा चाहिए। राजा तैयार हो गए, उन्होंने कहा कि कितनी जमीन मांगेंगे, 3 कदम के लिए तो कितनी सी जमीन चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब विष्णु जी ने यहाँ पर अपनी चाल चली, क्या किया उन्होंने, अपने शरीर को कर लिया बड़ा, और वो इस हद तक उनका शरीर जो है वो बड़ा हुआ कि उन्होंने सिर्फ 2 कदमों में पूरी धरती को जो है वो कवर कर लिया, यानी कि उनके 2 कदम में ही पूरी धरती जो है वो कवर हो गई। अब उन्हें तीसरा कदम भी रखना था, तो उन्होंने पूछा राजा महाबली से कि मैं ये अपना तीसरा कदम कहाँ रखूं।
राजा महाबली ने बिना घबराए कहा कि आप अपना तीसरा जो चरण है, तीसरा कदम है, वो मेरे सिर पर रखिए। इसी बात से खुश होकर विष्णु जी ने महाबली जी को एक वरदान दिया, और ये वरदान क्या था कि ओणम के दिन आप मृत्युलोक में जाके अपने पूर्वजों से मिल सकते हैं। सो दिस इज द डे वी सेलिब्रेट एज ओणम। तो ये एक मिथिकल स्टोरी थी, किस हद तक सच है ये तो मैं भी नहीं जानती, बट सिंस आई हैव हर्ड दिस स्टोरी सो आई थॉट टू शेयर इट विद यू पीपल। तो अब जब हम ओणम की बात कर रहे हैं, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था एक और फेस्टिवल के दौरान कि मलयालम कैलेंडर अलग होता है, ठीक है। जैसे हमारा हिंदू कैलेंडर है, हम उसे फॉलो करते हैं। एक हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है जो इंग्लिश कैलेंडर कहा जाता है पॉपुलरली। उर्दू कैलेंडर भी होता है अलग से, उनके अलग मंथ ऑफ होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से केरल में भी मलयालम कैलेंडर है जिसके अनुसार किस मंथ सेलिब्रेट किया जाता है ओणम, जो उनका चिंगम महीना चल रहा होता है उसके अष्टम को, ठीक है, यानी कि 8th डे ऑफ दिस पर्टिकुलर मंथ, इस दिन क्या सेलिब्रेट किया जाता है ओणम। ये त्योहार जो है वो 10 दिनों तक चलता है। सो इट स्टार्टेड फ्रॉम येस्टरडे एंड इट इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉर 10 मोर डेज। ऑलराइट, अब इससे हमें और क्या समझना था, जो ये बोट स्नेक बोट की जो रेस होने जा रही है, ये कहाँ पे कंडक्ट करवा रहे हैं, पंबा रिवर पे। ये कहाँ हो रही है कंडक्ट, इट इज ऑन द पंबा रिवर। सो लेट अस डिस्कस अबाउट पंबा रिवर इन वेरी ब्रीफ। तो इसे हम पंबा भी बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज पंपा। ऑलराइट, बोथ आर सेम। पंबा पंपा दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों एक ही नाम है। ये रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो ये ओरिजिनेट होती है केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट से। कहाँ से, केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट से। इससे ज्यादा हमें डिटेल में नहीं समझना है कि ये कहाँ से आ रही है। सो बेसिकली दिस रिवर इज फ्लोइंग थ्रू हियर। देखिए पंपा रिवर है। नाउ व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस रिवर. So the foremost importance is that Lord Ayyappa's temple is situated on the banks of this river. लॉर्ड अयप्पा, जिन्हें हम बहुत पॉपुलरली जानते हैं, सबरीमाला टेम्पल है उनका, तो वो कहाँ सिचुएटेड है, पंबा रिवर के बैंक्स पर सिचुएटेड है। अब यहीं पे मैं आपको एक और बात क्लियर करना चाहती हूँ कि ये तो है पंबा रिवर, इसी तरीके से एक है पंबा लेक। तो जो ये पंबा लेक है इसका रिवर से कोई कनेक्शन नहीं है, बिकॉज ये सिचुएटेड है कहाँ पर, कर्नाटका में, कर्नाटका के हम्पी डिस्ट्रिक्ट में। जो तुंगभद्रा नदी है उसके साउथ में ये लेक है। अब इस लेक की भी कुछ खासियत है अपने आप में, वो भी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि हिंदू माइथोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग 5 सरोवर होते हैं, वी कॉल इट एज पंच सरोवर। तो वो पंच सरोवर कौन से होते हैं, मान सरोवर, नारायण सरोवर, पुष्कर सरोवर, वन ऑफ देम इज पंपा सरोवर एंड द लास्ट वन इज बिंदु सरोवर। तो ये उन 5 सरोवर में से एक है। अब ये क्यों इतना इंपॉर्टेंस रखता है, तो इसके पीछे भी 2 कहानी है कि ये पंच सरोवर में क्यों काउंट होता है। पहली बात तो कि इसकी चर्चा जो है वो रामायण में भी हुई है। जब शबरी राम की राह देखते हुए वेट कर रही थी, जहां पर वो राम से मिली थी, वो कहा जाता है कि पंबा लेक जो है वहीं पर वो मिले थे। तो वहीं पर शबरी ने जो है राम को बेर खिलाए थे। तो ये एक माइथोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जो पंबा है, ये जो नाम है पंबा, कहा जाता है कि ये पार्वती का ही एक रूप था जिन्होंने तपस्या करी थी शिव जी को मनाने के लिए। और ये तपस्या कहाँ की थी, इस लेक के पास ही करी थी, इसलिए इस लेक का नाम क्या दे दिया गया, पंबा लेक। जो ये लेक है इसके आसपास काफी ज्यादा फूल होते हैं, काफी मंदिर है इसके आसपास, और पर्टिकुलर लेक जो है वो कमल से भरा हुआ है। कमल के फूल जो होते हैं, लोटस हम जिन्हें कहते हैं, ये पूरा तालाब उनसे भरा हुआ है। ऑलराइट, तो आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल क्या है। सो दिस इज रिगार्डिंग लिस्टेरियोसिस। क्या नाम है, लिस्टेरियोसिस, लिस्टेरियोसिस।
Rheosis. What is this? This is a bacterial infection. तो देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छी पिक्चर भी दी हुई है, बर्गर दिखाई दे रहा है दूर से तो, बट इस बर्गर में क्या है शायद हमें वो दिखाई नहीं दे रहा. सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ बर्गर, यानी कि आप समझ गए कि इसका कनेक्शन खाने के साथ है. सो दिस इज बेसिकली अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो कहाँ देखा गया है, यूएस और कनाडा दोनों ही जगह रिपोर्टेड है ये केसेस. और केसेस में क्या हो रहा है, इट इज अ काइंड ऑफ फूड पॉइजनिंग यू कैन से. जो सिम्टम्स जो हमें फूड पॉइजनिंग के देखने को मिलते हैं कुछ उसी के जैसे इसमें सिम्टम्स होते हैं. पेट में दर्द होना, वॉमिटिंग होना, नौशिया होना, एंड अल्टीमेटली अगर आपका ध्यान सही समय पर नहीं रखा गया तो डेथ भी हो सकती है. तो यूएसए की सीडीसी ने, दैट इज द सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, उन्होंने कुछ 18 लोगों का इंटरव्यू लिया था जिन्हें ये बीमारी हुई थी. उनमें से 16 लोगों का कहना था कि उन्होंने क्या कंज्यूम किया था, दे कंज्यूम्ड डेली मीट विच वाज अनकुक्ड. क्या था, अनकुक्ड मीट उन्होंने कंज्यूम किया है. इट लेड टू अ कंक्लूजन दैट दिस डिजीज वाज स्प्रेड बिकॉज ऑफ दिस डेली मीट which was uncooked. So what is deli meat, you have to know here. ऐसा मीट जिसको प्रोसेस किया गया हो, जो ऑलरेडी कट होता है, जो रिसेंटली कट नहीं हुआ, पैक होके हमारे पास आता है. इट इज इन कट पीसेस, टुकड़े टुकड़ों में होता है. उसे प्रिजर्व किया जाता है, उसे स्टोर किया जाता है और हम तक पहुंचता है तब तक उसमें काफी समय लग जाता है. So such kind of meat they will call as deli meat. तो ये जो है वो प्रोसेस्ड भी हो सकता है, मे बी कभी कभी कुक्ड फॉर्म में भी आता है, बट यूजुअली इट इज अनकुक्ड. तो अगर कंज्यूम किया जा रहा है ऐसे बर्गर्स या ऐसी चीजों में इन्हें डालकर कि जिसे आप पका नहीं रहे हो, यू आर डायरेक्टली ईटिंग इट रॉ. तो यूएसए और कनाडा में ऐसे कुछ केसेस देखे गए जहां पर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैला था और ये सभी सिम्टम्स देखे गए थे. वॉमिटिंग के, फीवर आना, डायरिया हो जाना एंड स्टमक एक. ऑलराइट, ऑल दिस सिम्टम्स वेर नोटिस्ड. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, दिस इज रिगार्डिंग द स्ट्रगल्स गोइंग ऑन इन नाइजर. सो वी ऑल नो कि नाइजर में एंड अफ्रीका की काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पर मिलिट्री रिबेलियंस हो रहे हैं. What is happening, हम इसे वर्ड यूज करते हैं, दैट इज एक्चुअली कूप. कि एक ग्रुप जो है, एक मिलिटेंट ग्रुप फॉर्म हो जाता है एंड दे फाइट अगेंस्ट द नेशंस मिलिट्री. सो सच ग्रुप्स हैव कॉज्ड ट्रबल इन द पास्ट एंड दे आर स्टिल कॉजिंग ट्रबल इन मेनी कंट्रीज. सो वन ऑफ देम इज नाइजर एंड व्हाट इज इट फेसिंग, इट इज फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस. तो इस पूरे आर्टिकल में से हमें सिर्फ एक चीज लेनी है, जो टेक अवे है वो ये है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये एक कंट्री है और इस कंट्री में हाल ही में कौन सी घटना चल रही है या फिर कौन सी घटना हुई थी. सो यू हैव टू कनेक्ट देम बोथ. एक तो ये फॉर्मेट है क्वेश्चन पूछने का और दूसरा एक क्या फॉर्मेट होता है क्वेश्चन का कि आपसे पूछा जाता है, आपको 4 कंट्रीज दी होती है एंड यू हैव टू से व्हाट इज द थिंग दैट इज कॉमन अमॉन्ग ऑल दिस 4 कंट्रीज. ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी के 2022 के पेपर में, जिसमें 4 कंट्रीज दी थी और उसमें बताना था कि इन सभी में कौन सी घटना है जो कॉमन है. ठीक है, क्वेश्चन भी हम देखेंगे इसका. इसी की तरह एक और सिमिलर न्यूज है जहां पर बताया गया है कि बुर्किना फासो के मिलिट्री पीपल जो है, जो मिलिट्री लीडर है, इन्होंने क्या कहा था अपने लोगों से. सो दे सेड फाइट और यू डिसअपियर. तो उनका क्या बोलना था कि या तो आप लड़ो, या तो आप इन लोगों से लड़ो, वरना क्या होगा, आप दिखाई नहीं दोगे. सो इनडायरेक्टली ही वाज सेइंग दैट यू विल डाई. सो दिस इज अ सिचुएशन वेयर दे हैव टू फाइट और एल्स दे विल डाई. तो बुर्किना फासो में भी यही हो रहा है. वहां पर भी काफी समय से एक पर्टिकुलर ग्रुप है जो मिलिट्री के अगेंस्ट वर्क कर रहा है एंड दे हैव अटैक्ड एंड किल्ड मोर देन 8,000 पीपल. क्वेश्चन कैसा आएगा चलिए देखते हैं. दिस इज फ्रॉम द 2024 यूपीएससी पेपर. दे आर आस्किंग that what are the reasons for this country being in the news, कि कौन से कारण हैं जिनकी वजह से
ये जो देश है ये समाचार में है. So you have to find out. Alright, such kind of questions have been asked in past as well. So that is why there is a series that we have places in news. जल्द ही सिद्धार्थ एडटेक प्लेटफॉर्म पे भी ये सीरीज जो है वो अवेलेबल होगी. So you have to try to solve this. We will discuss the solution in the class of Monday. Moving on to the next topic. The Paris Olympics are going on. The games have begun. भारत के 117 एथलीट्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है. आई हैव शेयर्ड इमेज विद यू विच इज शोइंग विच इवेंट इज ऑन विच डेट. So you can also watch, motivate them. It will help our country. It will help the young players who are thinking of going someday to play for India. Alright. इसी के साथ जो एक न्यूज़ है इम्पॉर्टेंट हमारे लिए वो ये है कि इनको तो हम सभी पहचानते हैं, अभिनव बिंद्रा. तो जो टॉर्च बेयरिंग रैली होती है इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, इंडिया के टॉर्च बेरर बने थे. न्यूज में है अभी, किस लिए न्यूज में है? बिकॉज ही हैज बीन अवॉर्डेड द ओलंपिक ऑर्डर. क्या अवार्ड किया गया है इन्हें? ओलंपिक ऑर्डर दिया गया है. दिस इज अ मैटर ऑफ ऑनर फॉर अस ऑल इंडियंस बिकॉज ही इज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव सच एन ऑनर. ठीक है, भारत के ये पहले ऐसे इंडिविजुअल प्लेयर है जो ओलंपिक जीत के लाए थे गोल्ड मेडल. सो ही वॉज द फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ इंडिया इंडिविजुअल कैटेगरी में इन ओलंपिक्स. ऑलराइट, एंड इनकी कंट्रीब्यूशन की वजह से IOC यानी कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी है उन्होंने इन्हें ये ऑनर दिया है. व्हाट इज द ऑनर? द हाईएस्ट ओलंपिक ऑर्डर. ठीक है, दिस इज बेस्टोड अपॉन हिम बाय द IOC. एक पूरी कमेटी फॉर्म होती है, उस कमेटी का डिसीजन होता है कि ये ऑनर किसे दिया जाएगा. सो अभिनव बिंद्रा हैज रिसीव्ड दिस ऑनर. So we end our class here. We all know that there is a webinar on Sunday 4 PM. यहीं पर मैं आपको एक छोटी सी बात ये भी बताना चाहती हूँ कि जो करंट अफेयर्स की क्लासेस है वो कंटिन्यू होगी मंडे टू फ्राइडे. सैटरडे एंड संडे के जितने भी टॉपिक्स होंगे वो कवर किए जाएंगे आने वाली वीक में, या फिर कोशिश यही रहेगी कि मंडे को ही उन्हें कवर कर लिया जाए. ऑलराइट, सो द क्लासेस विल बी फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे. You can register for this webinar which is going to be conducted at 4 PM this Sunday 28th of July. And to register you can click on the link that has been posted in the comments section, or you can check the description box for this. Now let us once again revise the river Kaveri. मैंने आपको कहा था कि मैं आपको ट्रिब्यूटरीज जो है वो याद करवाऊंगी. So we are going to revise it once again quickly. The river is Kaveri. Where is it originating from? It's originating from Tal Kaveri on the Brahmagiri hills in Kodagu district of Karnataka. Alright. Where is this river draining? It's draining in the Bay of Bengal. The river drains into the Bay of Bengal through its two mouths. Alright. Now we have to see the tributaries. तो tributaries कौन कौन सी है इसकी? लेफ्ट बैंक tributaries है हेमवती, शिमशा, अर्कावती and the last one is तुरुनानानी पोट्टई. Repeat it again. हेमवती, शिमशा, अर्कावती and the last one is तुरुनानानी पोट्टई. When we talk about the right bank tributaries, what all we have? We have Lakshman Tirth. You all know that. We have Kabani. Then we have Swarnavati, भवानी सागर, नोइल, अमरावती. अमरावती की अपनी एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है सनमुक्ता. ऑलराइट, इसी तरीके से जब आप 2-3 बार इस चीज को बोलोगे, रिपीट करिए, आपको बाय हार्ड हो जाएगी. विद इन अ वीक आप बोलोगे मुझे सारी रिवर्स बाय हार्ड हो गई है, यू कैन आस्क मी एनीथिंग. ऑलराइट, सो कीप रिपीटिंग, कीप रिवाइजिंग योर नोट्स. जो चीज याद नहीं हो रही है उसे 3-4 बार रिपीट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा समय लगेगा बट अल्टीमेटली याद हो जाएगा. सो वी एंड टुडेज क्लास ओवर हियर. इफ यू लाइक द वीडियो क्लिक ऑन द लाइक बटन. कंजूसी ना करें लाइक बटन क्लिक करने में. शेयर दिस वीडियो टू अदर प्लेटफॉर्म्स इज वेल. अपने दोस्तों के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इसे शेयर करिए.
and subscribe the channel. Thank you.